बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 9 और इसका यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। आज बेटा इस चैप्टर का हमारे पास है लेक्चर नंबर 18 और हम लोग कवर कर रहे हैं बुक के पेज नंबर 53 एंड 54। आज बेटा हमारे पास टॉपिक्स कौन से हैं? आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 2.10, 11, 12 और 14। क्वेश्चन नंबर 13 दरमियान में से मिस किया हुआ है, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो आइए बेटा हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली? वेक्टर क्वांटिटीज़ को ग्राफिकली तौर पे कैसे जाहिर किया जाता है? बेटा इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में लेक्चर नंबर 3 पे कवर कर चुके। आप उस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करेंगे, दोबारा देखेंगे। वो मैं उसका यूट्यूब लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपको। और टेक्स्ट बुक पे भी पेज नंबर 34 पे ये टॉपिक मौजूद है। ब्रीफली इसे रिवाइज करता चलूँ कि ग्राफिकली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ग्राफिकली एक वेक्टर को जाहिर किया जाता है एक लाइन से जिसकी एक सिरे पे एरो लगाया होगा। तो लेंथ ऑफ लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड, ये लाइन कितनी लंबी है ये जाहिर करेगी इसकी मिकदार को। एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और जो डायरेक्शन है वो वेक्टर को। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इस तरफ को वेक्टर ड्रॉ किया तो इसका मतलब है कि ये हमारा नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरफ को एक और ड्रॉ किया तो है ये भी नॉर्थ को, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड कम है और इस सेकंड वाले की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मिकदार ज़्यादा है। बेटा 2.11, वाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कांट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर वन? वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर्स की मानिंद क्यों नहीं जमा किया जा सकता? देखें बेटा, स्केलर्स को जमा करने का तो बहुत ही आसान तरीका है। फ़र्ज़ कीजिए मैं कहता हूँ कि आपके पास है 5 पेंसिल्स, 3 पेंसिल्स आपको और मिल गई, तो टोटल कितनी हुई? बहुत सिंपल, 5 + 3 8 आंसर। लेकिन वेक्टर्स को हर बार सीधे सीधे जमा नहीं किया जा सकता कि उनमें से दो मिकदारों को जमा कर दिया जाए सीधे सीधे। क्यों नहीं किया जा सकता? इसका आंसर आप नोट से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसे समझते हैं हम यहाँ पे। फ़र्ज़ कीजिए आपका घर होम इस पॉइंट ए पे है, यानी आपकी रिहाइश इस पॉइंट ए पे है, जबकि आपका स्कूल इस पॉइंट सी पे है। आप बेटा घर से स्कूल तक सीधे रास्ते पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया, इस पॉइंट बी पे गए, अपने किसी फ्रेंड दोस्त को पिक किया और उसके बाद स्कूल पहुंच गए सी पे। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आपके घर से स्कूल का फासला कितना है, तो आप इसको जमा करें और बताएं 4 + 3 = 7। तो क्या ये दुरुस्त होगा? नो, दुरुस्त तो नहीं होगा। डिस्टेंस तो आपका स्कूल से 5 है, आपने जस्ट डायरेक्शंस की वजह से अपना सफ़र जो है वो थोड़ा बढ़ा लिया। तो जहाँ पे बेटा इस किस्म की वेक्टर क्वांटिटीज़ आएँ उनको सीधे सीधे जमा नहीं करेंगे 4 + 3, बल्कि उनको जमा करते हुए डायरेक्शन का भी ख्याल रखेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। से आप इस पॉइंट ए पे मौजूद हैं, आप ए से चलना शुरू हुए और 100 मीटर 100 मीटर का फासला तय करके पॉइंट बी पे आ गए। अब बी से आप फिर चलना शुरू हुए और 50 मीटर्स का फासला तय करते हुए इस पॉइंट सी पे पहुंच गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ए से कितनी दूर चले गए हैं, तो क्या आपका जवाब होगा 100 + 50 150? क्या आप मुझे कहेंगे कि आप ए से तकरीबन 150 मीटर दूर चले गए हैं? क्या ये बात दुरुस्त होगी कि ए से 150 मीटर दूर हैं? यकीनन नहीं होगी। ये दुरुस्त है कि आपने सफ़र 150 मीटर का तय कर लिया है, लेकिन डायरेक्शंस का अगर हम ख्याल रखें तो आप ए से 150 मीटर दूर नहीं हैं, बल्कि आप लोग ए से सिर्फ 50 मीटर दूर हैं। अब हालांकि इन दो मिकदारों को जमा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। डिस्टेंस आपने दोनों कवर किए, लेकिन कर हम यहाँ पे माइनस रहे हैं।
तो बेटा वेक्टर क्वांटिटीज़ को आम मिकदारों की तरह आप जमा नहीं करेंगे या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जैसे स्केलर्स को करते हैं, बल्कि इनको प्लस और माइनस करते हुए इनकी डायरेक्शन का भी ख्याल रखेंगे। जैसे हमने ए से सी तक देखा कि आपसे पूछा गया कि आप ए से सी पे पहुंच गए हैं, कितनी दूर पहुंच गए हैं, तो आपने बजाय प्लस करने के माइनस करके जवाब बताया कि भाई 50 मीटर दूर पहुंचे हैं। क्यों? डायरेक्शंस ऑपोजिट थी आपकी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन अवर डेली लाइफ। बेटा वेक्टर और स्केलर्स आपको याद होंगे, स्केलर वो मिकदारें थी जिनके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, जैसे 5 किलोग्राम चीनी, 10 मीटर कपड़ा, लेकिन वेक्टर्स वो थी जिनके साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो बेटा रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी मिकदारें हैं जिनको डायरेक्शन के बगैर अलहदा से कर दिया जाए, जिनमें से डायरेक्शन काट दी जाए तो उनके कुछ मीनिंग्स ही ख़त्म हो जाते हैं, हो सकता है ऑपोजिट रिजल्ट्स दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप एक मैप देख रहे हैं, सिटी मैप, ये जनाब आपका घर है, ये आप बैठे देख रहे हैं ना, बिल्कुल आप जैसे ही लग रहे हैं, ये आप अपने घर में बैठे हैं। अब बेटा आप घर से स्कूल जाना चाह रहे हैं, आपको बताया गया कि आपके स्कूल का डिस्टेंस है 150 मीटर, 150 मीटर। सिर्फ बताया गया कि आपके घर से स्कूल है 150 मीटर। अब 150 मीटर आप इधर तय करें तो क्या आप स्कूल पहुंचेंगे या एयरपोर्ट पहुंचे होंगे? शायद एयरपोर्ट पहुंचे होंगे। अगर आप 150 मीटर इधर पहुंचे हों तो क्या आप स्कूल पहुंचे होंगे या हॉस्पिटल? ये तो आप हॉस्पिटल पहुंचे होंगे, वो पकड़े होंगे और आपको लगा रहे होंगे इंजेक्शंस। आपने 150 इधर कर लिया तो किसी शॉपिंग मॉल में पहुंचे होंगे, और जब पता चला घर वालों को, वो क्या करेंगे आपका? या आपने इधर को किया तो किसी रिवर में डूबे खड़े होंगे। हाँ, आपको अगर बताया जाएगा कि भाई ये नॉर्थ की सम्मत में है 150, तो तब आप एग्जैक्ट जगह पे पहुंच पाएंगे। तो बजाय डायरेक्शन के सिर्फ वैल्यू बता दी जाए 150 मीटर, तो कभी भी आप सही जगह पे नहीं पहुंच सकते, डायरेक्शन कंपलसरी होगी। तो बेटा रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी मिकदारें होती हैं जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी मिकदार के साथ बात वाज़े नहीं हो पाती, बल्कि डायरेक्शन जो है वो लाजमी होती है। बहुत सारी ड्राइंग्स ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन लाजमी ज़रूरी है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, उनमें डायरेक्शन बहुत है। इसके अलावा जितनी भी मोशन से रिलेटेड क्वांटिटीज़ होती हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उनमें भी डायरेक्शन इन्वॉल्व है। एक पायलट ने लाहौर से कराची तक लेके जाना है अपने एयरप्लेन को, तो अगर वो डायरेक्शन का ख्याल ना रखे तो क्या कभी भी पहुंच पाएगा अपनी मंजिल पे? यकीनन नहीं। कोई शिप है पाकिस्तान से सऊदी अरबिया लेके जा रहा है कुछ चीज़ें, क्या वो कभी भी अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा विदाउट डायरेक्शन? नहीं बेटा, कभी भी नहीं। तो इससे मतलब आपको क्या पता चला? मतलब आपको ये पता चला कि बहुत सारी मिकदारें ऐसी हैं जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था। इसके बाद है बेटा 2.14, स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करें। इसमें उन्होंने कुछ वैल्यूज़ नहीं दी, आपने एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम, सीधी लाइन खींचें, कोई सी भी यहाँ पे मिकदारें लिख लें, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 लिख लें, इस तरफ भी कोई सी भी मिकदारें लिख लें, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेन ईच स्टेप, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है आपको। तो बेटा हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया, ये हम शेप का नाम कुछ रखते हैं OAP। तो इसका एरिया मालूम करेंगे तो आपका डिस्टेंस जो है वो मालूम हो जाएगा। और बेटा जैसे कि आपको ये शेप नज़र आ रही है, मैं इसको ज़रा ये मेंशन करूँ लाइनें लगा के, ये क्या है? ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम कैसे मालूम करते हैं? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट। तो वैल्यूज़ पुट करें। बेस बेटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 15 है, तो 15। हाइट बेटा इसके सामने आपने देखा 6 है, वो पुट किया हमने, तो इसे हमने यहाँ से कैंसिल किया। जब इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 45।
तो बेटा जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने डिस्टेंस कवर्ड मालूम करना हो तो आप क्या करेंगे, जस्ट उस शेप का, उस डायग्राम का एरिया मालूम कर लेंगे। जो ही आप एरिया मालूम करेंगे वो एरिया ही बेसिकली आपका डिस्टेंस होगा। तो आज बेटा हमारे पास यही क्वेश्चन थे। दरमियान में ये एक 2.13 रह गया है, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन था तो उसे मैंने कल के लिए ड्रॉप कर दिया है। उस अकेले सवाल को हम कल करेंगे। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपना काम अच्छे से दयानतदारी से कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।